हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट अल्कलॉइड एंड स्टेरॉइड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, अल्कलॉइड एंड स्टेरॉइड के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस 5 लेक्चर्स शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो लेक्चर्स चेक किए होंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के 6 लेक्चर पे। और आज के 6 लेक्चर के अंदर हम हमारे नेक्स्ट अल्कलॉइड पे डिस्कशन लेने वाले हैं, विच इज मॉर्फिन। ओके, तो देखिए ना, मॉर्फिन को भी मैं कुछ उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे मैं पहले से पढ़ाती आ रही हूँ। हमने मॉर्फिन को दो तरीके से देखना है। पहले हम इसके आज क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप देखेंगे तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है, जिसमें आपके पास ये 3 आपके 6 मेंबर रिंग है, एक आपके पास 5 मेंबर रिंग है और 2 आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा और नाइट्रोजन आपका रिंग का पार्ट बना हुआ है। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, आपने क्या करना होता है स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन पे, सिर्फ ये बताना होता है कि आपकी मॉर्फिन में कौन से ग्रुप्स लगे हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, कितनी साइकिल लगी हुई है, कौन से हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, बट नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ये सारी चीजों को हम लोग कंफर्म करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन के अंदर, जो कि हम आज के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 पे करेंगे। एंड देन इसके बाद का जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर हम पर्टिकुलरली मॉर्फिन की सिंथेसिस पे डिस्कशन लेने वाले हैं। ओके, तो आसान सा लेक्चर है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर पे डिस्कशन लेंगे और आसान सा लेक्चर है, आप जो सुनिएगा डेफिनेटली आपको ये 10-15 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थ्योरी के साथ लेके हुए चलूंगी ताकि आप एग्जाम में जब आंसर करेंगे तो प्रॉपरली आप अपना आंसर कर पाए। तो देखो ना, मॉर्फिन को फर्स्टली आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन। फर्स्टली बताएंगे आखिर मॉर्फिन होती ही क्या है। तो यहाँ पे मॉर्फिन में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बोल रहा है मॉर्फिन इज अ नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड। तो आपको पता है मॉर्फिन एक टाइप की एल्कलॉइड है, एक टाइप की ड्रग है। और एल्कलॉइड हो चाहे पिगमेंट हो चाहे टर्पेनॉइड हो, ये सबके सब आपके नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। तो वही लिखा है कि मॉर्फिन इज अ नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड। और ये कहाँ से ऑब्टेन होती है उसको आगे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इट इज अ ड्राइड एक्सट्रैक्ट obtained from the capsule of a poppy plant known as a Papaver semniferum। तो ये बोल रहा है एक आपके पास पॉपी प्लांट होता है जिसका नाम होता है आपका पैपीवर सोमनीफेरम। ये जो प्लांट है, इसी प्लांट से आपका क्या ऑब्टेन होता है, आपका मॉर्फिन ऑब्टेन होता है, जिस वजह से मॉर्फिन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड बोलते हैं। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इट रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम ऑफ रॉ ओपियम टू प्रोड्यूस अ 1 kg ऑफ अ मॉर्फिन। ओके, तो ये बोल रहा है अगर आपको क्या करना है, 1 kg मॉर्फिन बनानी है, तो 1 kg मॉर्फिन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 kg का रॉ ओपियम लेना होगा, बिकॉज ओपियम से ही हमारा क्या बन रहा है, मॉर्फिन बन रहा है। तो अगर आप 1 kg मॉर्फिन बना रहे हैं तो देखो आपको कितना kg रॉ मटेरियल लेना है, कितना kg आपने रॉ ओपियम लेना है, 10 kg ओपियम लेना है। तो 10 kg रॉ ओपियम से आपका क्या है, 1 kg मॉर्फिन का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है मॉर्फिन भी एक टाइप की ड्रग्स है, बिकॉज एल्कलॉइड्स तो एक टाइप की ड्रग का काम करती है। तो ये भी आपका ड्रग, और पर्टिकुलरली मॉर्फिन का यूज कहाँ किया जाता है, पेन मेडिकेशन के लिए किया जाता है, पेन रिकवरी के लिए, रिलीफ के लिए किया जाता है। तो कभी भी क्या होता है, किसी को पेन होता है तो वहां पे हम लोग मॉर्फिन का यूज करते हैं। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर आसान है, दो आपकी यहाँ 6 मेंबर रिंग है जो कि ऐसे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। यहाँ पे भी आपकी एक 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर पे प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका रिंग बना के नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसके साथ एक आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब इसको हम कंफर्म करने वाले हैं इसकी स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन पे, बट उससे पहले यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे भी सुन लीजिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वही है जो हमने एल्कोलॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, वही लिखा है। ये बोल रहा है मॉर्फिन इज अ कलर्ड एल्कोलॉइड, ये आपका कलरलेस है। ओके, सॉरी गलत हो गया, कलरलेस। ओके, तो ये बोल रहा है जो आपका मॉर्फिन है ना, वो आपका कलरलेस एल्कोलॉइड है। और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि एल्कोलॉइड चाहे आपके कोई भी हो, इनका सिर्फ 2 ही कलर हो सकता है, आइदर ये कलरलेस हो सकते हैं, आइदर ये व्हाइटिश कलर के आपको देखने को मिलेंगे। तो सेम वे पे बोल रहा है कि आपका जो मॉर्फिन होता है, ये भी जब ऑब्टेन होता है, ये आपको एक कलरलेस एल्कोलॉइड के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। और कौन सी स्टेट में फॉर्म होता है, हमको पता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मैंने आपको बोला भी हुआ था। कुछ ही एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स पर, कि कुछ एक्सेप्शंस आपके पास हैं जो आपके कलर्ड होते हैं एल्कोलॉइड, और कुछ एक्सेप्शंस आपके पास हैं जो कि आपके क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एल्कोलॉइड आपके कलरलेस होते हैं या फिर व्हाइटिश होते हैं, और मोस्ट ऑफ द एल्कोलॉइड आपके क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, और अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मॉर्फिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 247 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये आपके क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एल्कलाइन में, एल्कोहल में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये पॉइंट भी मैंने क्या है, जब आपको एल्कोलॉइड का इंट्रोडक्शन कराया था, एल्कोलॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कशन में ली थी, वहां मैंने ऑलरेडी डिस्कस
सीरीज में ये सारी चीजें कराई हुई है, ठीक है। तो अभी तो जस्ट हमने बेसिक पॉइंट डिस्कस किए, अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन पे, यानी कि समझते हैं कि आपका जो मॉर्फिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसे हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता कैसे है, तो मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या लिखना है, ये बोल रहा है आफ्टर ए प्योर स्पेसिमेन हैज बीन ऑब्टेन it is subjected to a qualitative analysis and then the empirical formula is obtained and determination of a molecular weight is finally led to the molecular formula of a compound। यानी कि ये बोल रहा है अगर आपने किसी भी एल्कलॉइड का या फिर पर्टिकुलरली यहाँ पे मॉर्फिन की बात करूं, तो अगर आप अपने मॉर्फिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका प्योर स्पेसिमेन लेंगे और उस प्योर स्पेसिमेन में आप क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता चलेगा अपने कंपाउंड का, यानी कि अपनी मॉर्फिन का, और इंपेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से आपको फाइनली क्या पता चलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब हमने ये सेम चीजें पूरा प्रोसीजर कहाँ फॉलो करा है, मॉर्फिन के लिए, तो हमको मॉर्फिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या पता चला, कार्बन 17, हाइड्रोजन 19, नाइट्रोजन O3। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि आपके मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन का काउंट कितना है, 17 एंड 19, और एक आपके पास नाइट्रोजन है और 3 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो देखो कार्बन आपको 17 मिलेंगे, हाइड्रोजन आपको 19 मिलेंगे जब आप इन्हें काउंट करेंगे, और 3 आपको ऑक्सीजन साफ साफ दिख रहे हैं और एक आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल लगाना है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ उन्हीं को जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। क्या कॉपी पेस्ट करेंगे, देखो अब आप ये बताएंगे कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने कंपाउंड का पता चल गया, तो अब आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है अपने मॉर्फिन का। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आपको पता है स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक मिनट रुकिएगा, देखो आपको यहाँ कार्बन एंड हाइड्रोजन मिल रहा है। आपको पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन कुछ काम नहीं करते, कार्बन एंड हाइड्रोजन का काम क्या होता है, स्केलेटन बनाने का, यानी कि आपके जो मॉर्फिन का स्केलेटन बना है, इसका जो ढांचा बनाएगी, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये किसकी वजह से बना है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से बना है। बिकॉज जो बचा हुआ एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन तो क्या है, कोई ग्रुप की तरह काम करेगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और मैंने बोला था नाइट्रोजन आपका आइदर प्राइमरी हो सकता है, आइदर सेकेंडरी हो सकता है, आइदर टर्शियरी हो सकता है। और इसे चेक कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो हम यहाँ पर को क्या करेंगे, सिर्फ नेचर ऑफ नाइट्रोजन को चेक करेंगे बाय यूजिंग रिएक्शन। हमने रिएक्शंस मैंने बताई थी कि कौन सी रिएक्शंस को चेक करके आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, बस इतना काम करना है। और ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और आपको पता है अगर आपका ऑक्सीजन कहीं पे प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आपके पास तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, देखो जैसे आपके पास एसिड है, जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, जैसे आपके पास कीटो है, जैसे आपके पास फिनोलिक ग्रुप है, जैसे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जैसे आपके पास मिथॉक्सी है। तो ये सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, और इन सारे फंक्शनल ग्रुप में आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब आपने बाय रिएक्शन ये चीज प्रूव करनी होगी कि ये जो 3 ऑक्सीजन है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से आए हैं आपके मॉर्फिन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट टाइप के टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट को, पहला टेस्ट जो मैं करा रही हूँ वो ये वाला करा रही हूँ, वो है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बोला, कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको क्या देता है, स्केलेटन, यानी कि ढांचा। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कैसे बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से तो बना है, बीच में आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्लेस हुए हैं। लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर बना है, स्केलेटन बना है, बेस बना है, वो किससे बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो आपको पहले पता करना होगा ये जो कार्बन 17 और हाइड्रोजन 19 है मॉर्फिन में, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको ये चेक करना होगा कि इनका जो इनके थ्रू जो स्केलेटन बन रहा है वो कैसा स्केलेटन है, वो पूरी तरह से सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, या फिर सैचुरेटेड स्केलेटन है, या फिर अनसैचुरेटेशन भी वहां पे आपका प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी वहां पे प्रेजेंट है, ये आपने चेक करना होगा, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन आप कराते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन आप कराते हैं। आपको मैंने पहले से भी बताया हुआ है, टर्पेनोइड पे भी मैंने ये चीज आपको बताई हुई थी, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। मैंने आपको टर्पेनोइड पे भी ये चीज बताई थी कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सपोज मैं कहती हूँ आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और आपने चेक करना है कि क्या उसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे करते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है रिडक्शन मतलब भी सेम क्या होता है, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। तो आप चाहे हाइड्रोजनेशन बोलो, चाहे आप रिडक्शन बोलो, और चाहे आप सैचुरेशन बोलो, तीनों की तीनों चीजें आपकी सेम है। अब सैचुरेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो हुआ क्या, आपको चेक करना था आपका एक कंपाउंड है उसमें आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये चीज चेक करना था। तो आपने हाइड्रोजनेशन कराया, रिडक्शन कराया, यानी कि हाइड्रोजन H2 को आपने क्या किया, ऐड किया। तो आपने देखा कि H2 आपका ऐड हो गया। कैसे ऐड हो गया, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था ये टूटा, और ये पाई बॉन्ड जब टूटा तो इस पोजीशन में वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी कि हमारा 1 मोल हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। किसके थ्रू, एक डबल बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपने क्या देखा, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका रिडक्शन भी हुआ, आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका हाइड्रोजनेशन भी हुआ, और सैचुरेशन भी हुआ। सैचुरेशन मतलब कि आपकी ये स्पीसीज में पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पूरी तरह से सैचुरेट हो गया। समझ में आया, देखो ना एक बार दोबारा बोल रहे, देखो ये पहले ऐसा था, डबल बॉन्ड था, आपने ये डबल बॉन्ड को क्लीव करके ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, दो हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो अनसैचुरेटेड स्पीसीज किस में कन्वर्ट होगी, सैचुरेट स्पीसीज में। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सैचुरेशन। तो हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन एंड सैचुरेशन, तीनों चीजें आपकी सेम है। तो हमने क्या देखा, 1 मोल हाइड्रोजन का आपका एडिशन हुआ, इट मीन एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था। तो डबल बॉन्ड का प्रेजेंस हमें कैसे पता चलता है, बाई हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन एंड सैचुरेशन। जितनी बार जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा उतने ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये चीज आपको कंफर्म हो जाती है। अगर मैं बोलूं इसी स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो देखो एक H2 के मॉलिक्यूल को तो इसने अब्सॉर्ब किया, दूसरा H2 का मॉलिक्यूल कहाँ यूज हुआ होगा, यहाँ पे। तो 2 मोल H2 अगर मेरे ऑब्जर्व हुए, इट मीन मेरे कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसी चीज को, इसी रिएक्शन को हमने कहाँ लगाया, हमारे मॉर्फिन में। हमने देखा हमारा जो मॉर्फिन है, ये आपका मॉर्फिन का फॉर्मूला हो गया C17H19NO3। इसमें हमने जैसे H2 डाला, अभी कितने अमाउंट का H2 डाला वो हमें नहीं पता, हमने इसमें H2 डाला, यानी कि हमने इसमें क्या कराया, हाइड्रोजनेशन भी आप बोल सकते हो, रिडक्शन भी आप बोल सकते हो, सैचुरेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी कराया। तो हमको क्या देखने को मिला कि आपके मॉलिक्यूल ने, आपका जो मॉर्फिन है, इसने एक H2 मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, यानी कि 1 मोल H2 को ऑब्जर्व किया। तो आपको पता है 1 मोल H2 गया है तो एक ही डबल बॉन्ड होगा, बिकॉज एक डबल बॉन्ड में तो 2 हाइड्रोजन का यूज होता है। तो हमने क्या देखा, जैसे हमारे पास हमारा मॉर्फिन था, इसमें हमने हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन कराया, तो आपके मॉर्फिन ने कितने H2 को ऑब्जर्व किया, सिर्फ 1 मोल H2 को ऑब्जर्व किया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारे मॉलिक्यूल में क्या है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। तो कितने नंबर के डबल बॉन्ड आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन के थ्रू बन रहे हैं, तो हमने बता दिया एक डबल बॉन्ड बन रहा है, बिकॉज थ्योरी के साथ लेते चलो तो ये बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, या फिर आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ H2 इज यूज ड्यूरिंग द कैटालिटिक रिडक्शन। ये बोल रहा है जैसे आपने अपने मॉर्फिन में रिडक्शन कराया, सिर्फ 1 मोल H2 का आपने यूज किया, और 1 मोल H2 का यूज हुआ, इट मीन आपके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे कार्बन 17 एज इट इज रहा, लेकिन जो हाइड्रोजन 19 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन 21 में, बिकॉज 2 हाइड्रोजन का भी तो एडिशन हुआ। तो 19, 20, 21, ये 21 में कन्वर्ट हो गया, बाकी NO3 आपका एज इट इज है। क्लियर हुआ। तो मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के थ्रू जो स्केलेटन बन रहा था, उसमें आपको क्या देखने को मिला कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इनके स्केलेटन में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेचर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन को यूज कर लिया, अब एक बार नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो नेचर क्या है नाइट्रोजन का, तो मैंने आपको बोला था नाइट्रोजन आइदर आपकी प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, और टर्शरी हो सकती है। उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा, डिफरेंट टाइप के कंफर्मेशन टेस्ट कराने होंगे। तो मैंने आपको ये चीज कंफर्मेशन टेस्ट पे बताई थी, स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन को हम कैसे टेस्ट करेंगे वहां बताया था। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब आप अपना पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन करते हैं, वहां पर सिर्फ अपने कंफर्मेशन टेस्ट लेना। जैसे आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है वो एक टाइप का आपका कैसा नाइट्रोजन है, सेकेंडरी नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे जो आप टेस्ट करेंगे वो सिर्फ सेकेंडरी नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे। तो सेकेंडरी नाइट्रोजन आपका कंफर्म कैसे होता है, देखो प्राइमरी और टर्चरी का टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप सेकेंडरी नाइट्रोजन का टेस्ट करना। सेकेंडरी नाइट्रोजन का टेस्ट क्या बोलता है, ये बोल रहा है अगर आपके पास जो एल्कलॉइड है उसे आप किससे रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड, यानी कि CH3I से अगर आप अपने एल्कलॉइड को रिएक्ट कर रहे हैं, और आफ्टर रिएक्शन वो आपको क्या दे रहा है, N मिथाइल डेरिवेटिव दे रहा है। इट मीन्स ये चीज कंफर्म कर लीजिए कि आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, आपके
आपके स्ट्रक्चर में क्या है, एक टाइप का सेकेंडरी नाइट्रोजन है, बिकॉज जब सेकेंडरी नाइट्रोजन आपका होता है तभी आपको क्या मिलता है, एन मिथाइल डेरिवेटिव मिलता है। तो सेम चीज आपको यहाँ मिली, आपने क्या किया, अपना एल्कोलॉइड लिया यानी कि अपना मॉर्फिन लिया, और जैसे ही इसकी रिएक्शन 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड यानी कि 1 मोल CH3I के साथ रिएक्ट कराई, तो आपको क्या देखने को मिला, जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या है, आपका एन मिथाइल डेरिवेटिव, यानी कि आपको क्या देखने को मिला, इस रिंग के साथ क्या हो गया, आपका CH3I ग्रुप जुड़ गया, यानी कि एन मिथाइल डेरिवेटिव आपको यहाँ पर को देखने को मिला, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर में जो ये नाइट्रोजन, एक अकेला नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो आपका कैसा नाइट्रोजन है, सेकेंडरी नाइट्रोजन है, बिकॉज ये सेकेंडरी नाइट्रोजन के टेस्ट को क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। प्राइमरी नाइट्रोजन का जो टेस्ट था और जो टर्शरी नाइट्रोजन का टेस्ट था वो यहाँ पे कंफर्म नहीं होते, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो 2 टेस्ट हुए, अब चीज हुई। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट बचा देखो, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अब बचे आपके ऑक्सीजन, यानी कि अब आपने देखना है कि ये 3 ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे हैं। तो वैसे तो आपको पता है, देखो अगर आपको पता नहीं होता ना तो हुआ ये ऐसा होगा, इनिशियली आपके ऑक्सीजन का नेचर पता करने के लिए आपके एसिड का, एल्डिहाइड का, मतलब ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबके टेस्ट किए होंगे, तब जाके पता चला होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है, OH ग्रुप से आया हुआ है। ठीक है, OH ग्रुप से आया है, हाइड्रोक्सी से आया है, लेकिन आपको तो पहले से नोन है, आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगे वो कहाँ से आए हुए हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप से आए हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर को सारे आपके फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप का टेस्ट करेंगे। लेकिन आपको पता है, मैंने पहले ही बोला है, हाइड्रोक्सी में भी आपको 2 टेस्ट करने होते हैं। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो हो सकता है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोहलिक के फॉर्म में प्रेजेंट हो, आइदर ये आपके फिनोलिक के फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो आपने अगर OH ग्रुप का कंफर्मेशन कर दिया तो OH के बाद एल्कोहलिक और फिनोलिक दोनों का टेस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखो बहुत आसान है, सुनेगा। तो ये बोला प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, आपको पता है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका कंफर्मेशन टेस्ट आपने लिखना है। रिएक्शन आपकी वो ही है जो मैंने आपको पहले कराई थी, और हर जगह आपने यही रिएक्शन करनी है। ये रिएक्शन क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपके एल्कोलाइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपने क्या करना है, अपने एल्कोलाइड की रिएक्शन करानी है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, या फिर आप बोल सकते हो एसिडिक क्लोराइड के साथ। तो एसिडिक एनहाइड्राइड और एसिडिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर आपका एल्कोलाइड एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, तो भाई कंफर्म हो जाएगा कि आपके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? और सेम वे एक दूसरी रिएक्शन भी होती है, ये बोल रहा है कि अगर आपका एल्कोलाइड बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद बेंजोएट का फॉर्मेशन करता है, तो अगेन हम कंफर्म मान लेंगे कि आपके स्ट्रक्चर में, आपके एल्कोलाइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने वही चीज किया, हमने क्या किया, हमारा कंपाउंड लिया, हमारा कंपाउंड यानी कि हमने हमारा मॉर्फिन लिया। तो मॉर्फिन का फॉर्मूला आपको पता है, कार्बन 17 हाइड्रोजन 19, देखो फॉर्मूला क्या था, कार्बन 17 हाइड्रोजन 19 नाइट्रोजन O3, ये था आपका फॉर्मूला। तो देखो NO3 करके था ना, नाइट्रोजन O3 था। तो हमने क्या किया, देखो हमको पता है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ से 2 ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो फॉर्मूला क्या बना, कार्बन 17, और हाइड्रोजन अब मेरा कितना हो जाएगा, ये भी आपका 17 हो जाएगा, बिकॉज 17 के बाद 18 19 दो हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल रखे हैं। ठीक है, और आपका नाइट्रोजन हो जाएगा और O हो जाएगा, क्योंकि O में 2 ऑक्सीजन तो मैंने बाहर कर दिए। अब मैं ब्रैकेट के बाहर क्या करूंगी, OH का होल ट्वाइस, बिकॉज मैं ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप को कंफर्म करने वाली हूँ। तो मैं इसके फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख दिया, कार्बन 17, देखो कार्बन 17, हाइड्रोजन भी 17, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ON, और बाहर आपका क्या हुआ, OH का होल ट्वाइस। क्लियर हुआ? तो दोनों स्ट्रक्चर, दोनों फॉर्मूले ही आपके किसके हैं, मॉर्फिन के हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं इनकी रिएक्शन आपने किसके साथ किया है, एसिडिक एनहाइड्राइड, यानी कि पहले के केस में आपने रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिडिक, मैं यहाँ लिख देती हूँ एसिडिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई, और दूसरे केस में किसके साथ रिएक्शन कराई, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड और बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बोले रिएक्शन करने के बाद अगर आपको क्या मिला, एसीटेट, तो देखो आपने सेम चीज किया, मॉर्फिन की रिएक्शन जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ किया, तो ये OH ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। इट मींस हमको क्या मिल गया, एसीटेट मिल गया बाय द एलिमिनेशन ऑफ HCl। तो देखो इसके थ्रू हमने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे हमारा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे आपकी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट थे, बिकॉज जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप थे ये तो आपके एसीटेट में कन्वर्ट हुए, तो जितने यहाँ पर कोई एसीटेट बनेंगे उतने ही आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो जाएंगे। तो हमने यही चीज देखा, यहाँ पे आपके पास देखो OH ग्रुप कितने थे, 2 थे, और ये दोनों ही OH ग्रुप आपके एसीटेट में कन्वर्ट हो गए। तो 2 एसीटेट बने, कहाँ से बने होंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप से तो बने होंगे। तो यहाँ से हमने कंफर्म किया कि हमारे स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट थे। सेम वे पे हमने दूसरी रिएक्शन की, हमने क्या किया, अपना यही कंपाउंड लिया, मॉर्फिन लिया,
हमने इसे बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा तो हमने देखा कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोएट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, बेंजोएट बन गया। अब दो बेंजोएट बने, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो ही तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, बिकॉज जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप उतने ही बेंजोएट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो बेंजोएट का फॉर्मेशन होना, दो एसीटेट का फॉर्मेशन होना, ये इंडिकेट करता है कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके लिए खुली हुई रिएक्शंस भी मैंने आपको दिखाई हुई, कैसे बना वो भी बताती हूँ। वैसे मैंने आपको क्या है, जब मैंने इसका प्रॉपरली सेकंड लेक्चर पे पूरे रिएक्शंस मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप की बताई थी, वहां मैंने इसे प्रॉपर बताया था, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक ही रिएक्शन मैंने लिखी हुई है। तो देखो क्या बोल रहा है, सपोज करो ना, ये आर आपका क्या है, मॉर्फिन है। ठीक है, आर आपका किसका है, मॉर्फिन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मॉर्फिन है, इसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमने कंफर्म करना है। यहाँ OH ग्रुप ये ऐसे दिखा है। ठीक है, ये बोल रहा है इसकी रिएक्शन जब अपने एसिडिक एनाइड्राइड के साथ कराई, तो ये आपका एसिडिक एनाइड्राइड है। तो रिएक्शन करने के बाद एसिटेट मिला, कैसे मिला मैं बताती हूँ। देखो हुआ ये, जो आपका OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कैसे एसिटेट पर कन्वर्ट होता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, OH में से H आपका बाहर निकल जाएगा एज अ H पॉजिटिव आयन, और O के ऊपर क्या लगता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में अप्रोच करेगी तो कहां पे करेगी, पॉजिटिव सेंटर पे। अगर ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, एक नेगेटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव बनाओ, ये नेगेटिव बना तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं, देखो कार्बन को हम पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, कैसे, अगर आप कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का अगर यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ लेते हैं ना, ये बॉन्ड तोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इससे अप्रोच करके बाहर निकल जाएगा। इनको मैं इरेज कर देती हूँ, देखिए ये आपका बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, ये बचा। अब इन दोनों का अप्रोच कराइए, देखिए क्या बना, आर आपका यही है, आर आपका क्या है, मॉर्फिन है। ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, एसिटेट का। तो यही तो है OCOCH3, OCOCH3, ये आपका क्या है, एसिटेट है। और आर आपका क्या है, मॉर्फिन का फॉर्मूला है, जो बचा हुआ मॉर्फिन है वो ऐसा ही है। और OH ये था, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिटेट में। क्लियर हुआ। सेम आपकी रिएक्शन किसके लिए होती है, बेंजोएट के लिए। समझ में आ रहा ना, बहुत ज्यादा आसान है। क्लियर हो रहा ना, हमने क्या किया, OH, ये जो OH था, ये R को, ये पूरे को मैंने R मान लिया, इसके पीछे जो OH था इसको मैंने O ऐसे लिखा, H को मैंने साइड कर दिया। ठीक है, H हमने बाहर निकाला, तो ये O नेगेटिव अब किससे अप्रोच कर रहा है, एसिडिक एनाइड्राइड से, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, OCOCH3, R एज इट इज है OCOCH3। क्लियर हुआ, और HCl आपकी बाहर निकल गई। अब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप का यूज किया था तो दो हमको एसिटेट मिले। क्लियर हुआ, तो यहाँ से हमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इतना हमें कंफर्म हुआ। अब प्रॉब्लम क्या बनती है, यहाँ पे वही लिखा है, ये बोला द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेदर द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अल्कोहलिक और फिनोलिक। अगली प्रॉब्लम ये है कि चलो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो पता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहलिक की तरह प्रेजेंट है या फिर फिनोलिक की तरह प्रेजेंट है, ये हमें कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है, ये तीन टेस्ट चेक करने होते हैं। पहला होता है कि अगर आपका जो कंपाउंड है, आपका जो एल्कलॉइड है, वो NaOH के साथ सॉल्युबल है, तो इट मींस क्या होगा कि आपका जो OH ग्रुप है वो कैसा है, फिनोलिक है, अल्कोहलिक नहीं है। ओके, दूसरी चीज, अगर ये CO2 के साथ रिप्रेसिपिटेट बना देता है तो हम कंफर्म करेंगे कि फिनोलिक है, अल्कोहलिक नहीं है। ओके, तीसरी चीज देखो, यहाँ पे ना उस दिन जो मैंने सेकंड लेक्चर दिया था उसमें कैलकुलेशन लिखा हुआ था, आई थिंक, तो उसे सही कर लीजिएगा, वो कलर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है गिव कलर विद द फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ अगर आपका जो एल्कलॉइड है वो कलर दे देता है तो अगेन आप बोलेंगे कि फिनोलिक प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप है, OH ग्रुप, एल्कोहलिक नहीं है। तो हमने सेम काम किया, हमको पता है OH तो प्रेजेंट है, अब हम OH कौन सा है, एल्कोहलिक है, फिनोलिक है, के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मॉर्फिन को रिएक्ट कराएंगे इन सब के साथ, ये सारी रिएक्शंस उसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, ये बोल रहा है इफ एल्कलॉइड डजंट रिस्पॉन्ड, अगर एल्कलॉइड डजंट रिस्पॉन्ड करता है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो OH ग्रुप हमारा क्या होगा, अल्कोहलिक होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, फिनोलिक होगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये बोल रहा है इन द सेम वे मॉर्फिन डिसॉल्व इन NaOH। हमने देखा मॉर्फिन को जब हमने NaOH में डिसॉल्व किया तो वो सॉल्युबल हो गया, और सॉल्युबल होना क्या इंडिकेट करता है कि आपका मॉर्फिन में जो OH ग्रुप है वो किसके लिए, फिनोलिक के लिए, अल्कोहलिक के लिए नहीं है। और साथ ही साथ उसने क्या देखा कि आपका ये क्या है, फेरिक क्लोराइड, यानी कि फेरिक क्लोराइड के साथ क्या ये कलर भी दे रहा है, तो कलर का फॉर्मेशन होना, रिप्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, NaOH में सॉल्युबल होना, ये तीनों के तीनों रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है कि OH ग्रुप आपका क्या है, फिनोलिक है, अल्कोहलिक नहीं है। तो यहाँ से हमने ये इंडिकेट कर दिया कि हमारा जो OH ग्रुप था वो हमारा कैसा था, फिनोलिक था, ना कि अल्कोहलिक। कितना आसान है। अब एक और लास्ट रिएक्शन है जो है आपका प्रेजेंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। ये बोल रहा है कि आपके जो कंपाउंड है, आपका जो मॉर्फिन है, इसमें एक बेंजीन भी देखने को मिल रहा है। तो देखो जो ये डबल बॉन्ड हमने कंफर्म किया वो ये वाला था। ठीक है, इनके डबल बॉन्ड को इंक्लूड मत करना, ये बेंजीन के न्यूक्लियस की बात कर रहा है। एक बेंजीन हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उसको हमने कंफर्म करना है। तो कैसे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ लिखा है
on bromination, morphine create a bromo derivative with one molecule of a hydrogen bromide. This indicate that the presence of a one benzene nucleus. तो ये पूरा बेंजीन की न्यूक्लियस को कंफर्म करने के लिए प्रेजेंट है या फिर नहीं किसी अल्कोलॉइड में, आपने क्या करना होता है, अपने मॉर्फिन को क्या करना होता है, रिएक्ट कराना होता है। तो नहीं, ये क्या बोल रहा है, सिंपली देखो, आपने क्या किया, ब्रोमिनेशन कराया अपने मॉर्फिन में। जैसे अपने मॉर्फिन में ब्रोमिनेशन कराया तो आपको क्या देखने को मिला, एक ब्रोमो का डेरिवेटिव ऑब्टेन हुआ और एक मॉलिक्यूल आपको किसका देखने को मिला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का देखने को मिला, और एक आपको ब्रोमो का डेरिवेटिव मिला। कब मिला, जब आपने अपने मॉर्फिन में क्या कराया, ब्रोमिनेशन कराया। तो ये ब्रोमिनेशन आपको ये इंडिकेट करती है, और फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ, ये आपको सिर्फ 1 मोल मिला हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, और आपको सिर्फ एक क्या मिला, ब्रोमो डेरिवेटिव मिला, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपके कंपाउंड में, मॉर्फिन में, आपका बेंजीन न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बस कितना प्रेजेंट है, 1 मोल। ये इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ एक बेंजीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग आपकी प्रेजेंट है, बाकी रिंग आपकी 6 मेंबर तो है, बट आपकी बेंजीन रिंग नहीं है। तो देखो, बेंजीन के न्यूक्लियस को भी हमने कंफर्म कर लिया बाय ब्रोमिनेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ऐड करने थे आपकी मॉर्फिन के स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन पे। तो होप लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, आसान सा लेक्चर है, हर जगह देखो, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है ना, तो वहां के कॉन्सेप्ट को ही हम हर जगह डाल रहे हैं बस, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बस इतना सा था हमारा आज का लेक्चर, होप लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। अब इस लेक्चर को ये फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।